डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एंड ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जिसका कोड BT101 है। ये वन शॉट वीडियो है आपके यूनिट 1 की, एंड दिस इज बेसिकली फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम से पहले आप जल्दी से पूरी यूनिट को रिवाइज कर सकें, इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ हम टॉपिक्स को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, एज आई टोल्ड यू, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप रेगुलर वीडियोस को रेफर करें। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स आप कह सकते हैं डिस्कस किए जाएंगे along with the न्यूमेरिकल्स। यूनिट 1 का जैसा आप सिलेबस जानते हैं, दिस इज वाटर एनालिसिस, ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और टॉपिक्स जो इसमें हैं वो है सोर्सेज, इम्प्योरिटीज, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स and related numerical problems, determination of hardness by ADTA method and related numerical problems, and at last alkalinity and its determination and related numerical problems। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, व्हाट आर द चीफ सोर्सेज ऑफ वाटर। तो चीफ सोर्सेज ऑफ वाटर हम देखें अगर इंडस्ट्रियल यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो इसको हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सरफेस वाटर जो है वो जनरली सस्पेंडेड मैटर रखता है, जिसमें कि डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसके जो सोर्सेज हैं वो इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले है रेन वाटर, जो कि हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का। और ये किस तरीके से मिलता है, इट विच इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सरफेस वाटर। लेकिन जब बारिश आती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब नीचे गिरती है, तो उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स भी उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज की तरह से उसमें रहते हैं। दूसरा सोर्स है रेन वाटर, रिवर वाटर। रिवर जो है वो रेगुलर कांटेक्ट में रहती है सॉइल के, या हम कह सकते हैं मिट्टी के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है, जो कि प्लांट्स के डिकम्पोजिशन की वजह से उसमें घुल जाता है। छोटे मोटे पार्टिकल्स सैंड्स के, रॉक्स के भी रिवर वाटर में पाए जाते हैं। ये जो है इसमें ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो डिजॉल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो देखने को मिलती हैं। थर्ड फॉर्म इज लेक वाटर। इसकी कंपोजिशन आप देखेंगे कि कांस्टेंट रहती है ज़्यादातर, मतलब एक जैसी ही रहती है। इसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स जो हैं वो थोड़ा कम मात्रा में रहते हैं। वेल वाटर से मतलब कुएं के पानी से भी कम मात्रा में इसमें डिजॉल्व मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज सी वाटर। सी वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर वाटर है नेचुरल वाटर का। तो इसमें करीब 3.5% डिजॉल्व सॉल्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि 2.6% जो है सोडियम क्लोराइड ही है, जो नमक टेबल सॉल्ट हम लेते हैं। इसके अलावा जो और सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो सोडियम के सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एक्सेट्रा, ये भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपका चौथा सोर्स है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में आप देखोगे दिस इज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर। जो भी बारिश का पानी जो कि धरती से परकोलेट होके नीचे चला जाता है, अर्थ से परकोलेट होके नीचे चला जाता है, वो बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जो भी मिट्टी में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं या सॉइल में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, उनकी कंपैरिजन, उनकी कांटेक्ट में आता है और उसमें वो घुल जाते हैं। वाटर जब लगातार इस तरीके से नीचे परकोलेट हो रहा होता है, जब तक कि वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से नहीं टकराता, तब वो तब तक नीचे की जर्नी रहती है उसकी, और इसके बाद में वो वापस ऊपर उठना शुरू होता है। ठीक है, और ऊपर उठने के टाइम पे ये चाहे कुएं की फॉर्म में या स्प्रिंग की फॉर्म में ये बाहर आता है। ठीक, इसका जो अपीयरेंस है, मतलब दिखने में ये काफी साफ सुथरा होता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टरेशन हो जाता है। जो उसमें सॉइल के कांटेक्ट में जब ये आता है, पत्थरों के कांटेक्ट में जब ये आता है, तो उसमें फिल्टरेशन का एक्शन हो जाता है। इसकी वजह से ये देखने में काफ़ी साफ सुथरा नज़र आता है। इसमें भी डिजॉल्व सॉल्ट जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो हमें वाटर मिलता है वो जनरली हार्ड वाटर मिलता है, राइट। लेकिन इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी काफ़ी कम रहती है। अब देखिए कितनी तरीके की इम्प्योरिटीज पानी में देखने को मिलती हैं।
नेचुरल वाटर जो है वो 3 तरीके की इम्प्योरिटीज उसमें पाई जा सकती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज, केमिकल इम्प्योरिटीज एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। ये क्वेश्चन भी कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, अगेन वी विल कवर इट वेरी फास्ट। फिजिकल इम्प्योरिटीज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम कलर की बात करेंगे, तो कलर जो है वो जनरली मेटालिक सब्सटेंसेस की वजह से डेवलप होता है। जैसे अगर हमारे वाटर के अंदर आयरन के, मैंगनीज के सॉल्ट्स हो या पीट हो, यानी कोयले का हिस्सा हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर हो, तो कलर डेवलप हो जाता है। ज्यादातर हम देखेंगे कि पानी में जो पीलापन आता है वो बिकॉज ऑफ क्रोमियम आता है, क्रोमियम की वजह से आता है। और उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है तब उसको येलोइश टिंच देखने को मिलेगा। येलोइश रेड कलर जो है अगर वो देखने को मिल रहा है तो वो आयरन की वजह से आता है, जबकि रेड ब्राउन कलर जो है वो होता है पीट की वजह से। नेक्स्ट इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है जो पानी में गंदा पानी दिखता है, मतलब धुंधला, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी इसमें डिजोल्व है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कोलॉइडल इम्प्योरिटीज की वजह से। जो बहुत ही फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के हों चाहे सिल्ट के हों, ठीक है, या फाइनली डिवाइडेड मैटर हो, उसकी वजह से क्या होता है, पानी टर्बिड हो जाता है। टर्बिडिटी जो है वाटर की, उसको हम हटा सकते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। सेडिमेंटेशन के बाद में हम कुछ और प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि कोएगुलेशन है, फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेस्ट। पानी जैसा आप जानते हैं टेस्टलेस होता है, लेकिन अगर पानी में कड़वापन है तो वो किसकी वजह से हो सकता है? वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज सल्फेट या फिर एक्सेस ऑफ लाइम, इसकी वजह से पानी में कड़वाहट आ सकती है। साबुन के जैसा टेस्ट, सोपी टेस्ट जो है वो किसकी वजह से हो सकता है? अगर पानी में बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वाटर सोपी लगेगा। ब्रैकिश टेस्ट यानी नमकीन, खारा, खारा टेस्ट जो है वो किसकी वजह से होगा? अगर पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स डिसॉल्व है तो उसका टेस्ट जो है वो खारा हो जाएगा। पैलेटेबल टेस्ट जो है वो होती है बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। पैलेटेबल नहीं होगा, ये इम्पैलेटेबल होगा। पैलेटेबल तो होता है जो पीने में मतलब सही अच्छा लगता है, तो इम्पैलेटेबल होता है जो पीने में अच्छा ना लगे, पीने लायक ना हो। नेक्स्ट इज ओडर। ओडर का मतलब होता है स्मेल। तो पानी में अगेन इट इज ओडरलेस, लेकिन अगर पानी में किसी भी तरीके की स्मेल आ रही है, उसमें ओडर है, तो वो किसकी वजह से होगा? दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड रिवर्स। जैसे कि अगर पानी में इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस के, जो कि प्रोटीन्स के हम कह सकते हैं प्यूट्रिफिकेशन या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से होता है, या अगर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है सीवेज की वजह से, सीवेज डिसॉल्व है उसमें, उसकी वजह से पानी का जो ओडर है वो खराब हो जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है, फिनोल्स एक्सेट्रा हैं, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में मिला दिए गए हैं तो भी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें ओडर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इम्प्योरिटीज। तो केमिकल इम्प्योरिटीज में सबसे पहले है एसिडिटी। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो है वो उनके अंदर अगर एसिडिटी डेवलप हो रही है, पानी एसिडिक है, तो वो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्योंकि इंडस्ट्रीज के थ्रू अगर पानी में एसिड या माइन ड्रेनेज या लिकर्स वगैरह मिला दिए जाते हैं तो पानी जो है उसका नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक होता है। नाउ एसिडिटी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन सब की वजह से क्या होता है, पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से मिनरल एसिड्स रिलीज होते हैं, या वीकली डिसोसिएटेड एसिड्स जो हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का नेचर जो है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट आर गैसेस। वैसे तो सभी जो हमारा नेचुरल वाटर है उसमें डिजॉल्व एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ये सब मिलता है पानी में, मतलब ऑलरेडी डिजॉल्व स्टेट में है। लेकिन अगर उनकी जितनी भी अमाउंट होनी चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट अगर पानी में है तो वो एक तरीके से कंटामिनेटेड वाटर कहलाया जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डिसॉल्व मिनरल कंटेंट ऑफ वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पानी में डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो CO2 एस्केप गैस की फॉर्म में उससे निकल जाएगी। इसी तरीके से प्रेशर और डिसॉल्व मिनरल कंटेंट भी डिपेंड करता है कितना है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन वाटर अगेन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड सॉल्ट कंटेंट इन वाटर। हालांकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में वो जरूरी है फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू सरवाइव, लेकिन अगर उसमें
इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आके रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कोरोसिव रिएक्शंस होती है, कोरोजन प्रोड्यूस होता है। पानी में जो डिजोल्व्ड अमोनिया है वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जैसे प्रोटीन्स वगैरह अगर पानी में हैं या कोई भी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है, तो जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो अमोनिया जो है वो रिलीज होता है। पॉल्यूटेड वाटर, sewage contains nitrogen in the form of nitrogenous organic compounds and urea which are partially converted into ammonia। तो ये सोर्सेज हैं अमोनिया के वाटर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मिनरल मैटर। मिनरल मैटर कहाँ से मिलता है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, रॉक से और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से है, यहाँ से वो जनरेट होता है, पानी में मिलता है। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, मिनरल मैटर में हम किस किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कार्बोनेट्स, मैंगनीज, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, ये सब जो है ये मिनरल मैटर में काउंट करते हैं। हालांकि अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्कलाइनिटी और हार्डनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ये भी इन्हीं सॉल्ट्स की वजह से जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज कहाँ से होंगी, जितने भी हमारे डोमेस्टिक या सीवेज वेस्ट है अगर वो पानी में मिला दिया जाए, या एक्सक्रीटा है वो पानी में मिला दिया जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे फंगस है, एल्गी है, वायरस है, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, वर्म्स, ये सब पानी में डेवलप हो जाते हैं। कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स from the point of treatment are algae, fungus and fungi and bacteria which often form slime thereby causing fouling as well as corrosion। तो सबसे जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं जिनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वो ये सब कुछ है, जैसे एल्गे, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह है, जिसकी वजह से पानी के अंदर फाउलिंग हो जाती है, यानी कि फाउल स्मेल आती है और कोरोजन की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। स्लाइम बन जाता है, यानी कि एक कीचड़ जैसा चिकना कंपाउंड। तो ये जो स्लाइम है ये क्या करता है, ये हमारी मशीनरीज की या स्प्रे नोजल्स के जो छेद होते हैं, क्लॉग्स होते हैं, उनको बंद कर देता है। तो इसकी वजह से जो एयर कंडीशनर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस। ये आपका इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस सबसे पहले हम देखेंगे हार्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है, कितनी तरीके का होता है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। हार्ड वाटर वो वाटर है जो कि साबुन के साथ में झाग नहीं देता, उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। और हार्डनेस क्या होती है, जो ये पानी की साबुन के साथ झाग ना देने की जो टेंडेंसी होती है, इसको हम कहते हैं हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होती है ये, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या हम सिंपल कह सकते हैं हार्डनेस इन वाटर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सिंपल। तो हार्डनेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज नोन एज हार्डनेस। या फिर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन वाटर आर नोन एज इट्स हार्डनेस। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस हैं इसकी। पहली है कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी पानी की हार्डनेस कहलाती है, या फिर जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं पानी में, कौन से सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, उन्हें हम हार्डनेस कहते हैं। सोप क्या होती है, अब देखिए सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं ऑफ हायर फैटी एसिड्स लाइक स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड या पामिक एसिड। अब जब सोप मिक्स करते हैं पानी के अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर जब सोप मिक्स करते हैं तो झाग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्यों होता है ये, क्योंकि स्टीयरिक एसिड यानी जब सोप वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनता है, स्टीयरिक एसिड बनता है। सोप को क्या कहते हैं, सोप इज सोडियम स्टीयरेट। तो सोडियम स्टीयरेट जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, स्टीयरिक एसिड बनता है। यहाँ पे आप रिएक्शन के थ्रू इसको देख लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। देखिए ये हमारा सोप का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, C17H35CONA। जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, स्टीयरिक एसिड बनता है। आप देखिए यहाँ से सोडियम जो है वो रिलीज हो गया और इसकी जगह हाइड्रोजन आ गया है, इसका नाम है स्टीयरिक एसिड। अब ये जो स्टीयरिक एसिड है ये अगेन इट रिएक्ट्स विद सोप। ठीक है, स्टीयरिक एसिड वापस सोप के साथ में रिएक्ट करता है, तब लेदर की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से झाग बनता है। When soap comes in contact with hard water, sodium stearate will react with dissolved calcium and magnesium salts। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये कब होती है, जब वाटर सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर हमारे पास हार्ड वाटर है
तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती जैसे अभी हमने ऊपर देखी है। तो ये रिएक्शन देखिए कैसे होती है, ये अगेन हमारा सोप का मॉलिक्यूल है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो भी सॉल्ट होंगे वाटर में, है ना, जो उनको हार्डनेस प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से, वो सॉल्ट्स कैल्शियम या मैग्नीशियम के वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब आप देखें यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम की जगह ऊपर क्या आ रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया था क्योंकि वाटर रिएक्ट कर रहा था। लेकिन अगर अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे तो सोडियम की जगह क्या आएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम आएगा। अब आप देख सकते हो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अगर कैल्शियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम के सॉल्ट्स के साथ में तो कैल्शियम स्टीयरेट बनेगा, और अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हो रही है यानी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स में, तो मैग्नीशियम स्टीयरेट बनेगा और सोडियम के आयंस रिलीज हो जाएंगे वाटर के अंदर। ये जो कैल्शियम स्टीयरेट या मैग्नीशियम स्टीयरेट है, इसको कहा जाता है स्कम, यानी कि ये व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, दही के जैसा सफेद प्रेसिपिटेट होता है। तो इस केस में क्या हुआ, जब भी हार्ड वाटर के साथ में सोप रिएक्ट करेगी तो जहाग प्रोड्यूस नहीं होते, क्या प्रोड्यूस होता है, स्कम प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, व्हेन सोप कम्स इन कांटेक्ट विद हार्ड वाटर, सोडियम स्टीयरेट विल रिएक्ट विद dissolved calcium and magnesium salts and produce calcium stearate या magnesium stearate which is a white precipitate. नेक्स्ट देखिए, कितनी तरीके के हार्डनेस जो है वो होती है, या हम कह सकते हैं रेंज के बेसिस पे हम वाटर को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर उसमें सॉल्ट्स जो हैं वो 0 to 70 मिलीग्राम्स पर लीटर है तो उसको कहा जाता है सॉफ्ट वाटर, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो 70 to 150 मिलीग्राम्स पर लीटर हैं तो हम कहते हैं ये मॉडरेटली हार्ड वाटर है। बट इफ द सॉल्ट्स ranges from 150 to 300 milligrams per water, then the water comes in category of hard water। और 300 से भी ज्यादा अगर कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स की तो वो वेरी हार्ड वाटर कहलाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल्ट्स के बेसिस पे हम वाटर को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस इज देयर, देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, जिसको कि टेम्पररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है और परमानेंट हार्डनेस को बाइकार्बोनेट हार्डनेस सॉरी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया है सिर्फ आपके एग्जाम में कि कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, उसको आप बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आसान है, आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो क्या कहलाती है, कार्बोनेट हार्डनेस भी कहलाती है। और किसकी वजह से है, ये होती है बिकॉज ऑफ दी बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये फॉर्मूला क्या होगा, CaHCO3 होल ट्वाइस और MgHCO3 होल ट्वाइस। इसको हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको आसानी से पानी को बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं। बॉइलिंग के दौरान क्या होगा, जब भी हम वाटर को बॉईल करेंगे तो जो हमारे बाइकार्बोनेट्स हैं, चाहे वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हो जाता है और इससे प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और उन्हें आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और यहाँ पे ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ये सॉल्ट्स लिख रखे हैं हमने, ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जब हम इस वाटर को हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो आप देख सकते हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनते हैं और ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है ये टूट के बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। दिस इज अगेन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो वाटर को अब हम फिल्टर कर सकते हैं इन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज हाउ टेम्पररी हार्डनेस कैन बी इजिली रिमूव्ड। अब देखिए टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जैसा अभी आपने देखा था, दिस इज बिकॉज ऑफ द dissolved bicarbonates of calcium and magnesium and traces of other heavy metals। तो बेसिकली जो हार्डनेस हम काउंट करते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और भी हार्डनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है, उनकी अमाउंट नेग्लिजिबल रहती है। हैवी मेटल सॉल्ट्स भी बन सकते हैं, जैसे आयरन के सॉल्ट्स हो सकते हैं, देन मैंगनीज के सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और हैवी मेटल्स के भी सॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कि आसपास इंडस्ट्रीज हो, यानी बहुत ट्रेसेस में इनका होता है अमाउंट पानी में। बेसिकली जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही पाए जाते हैं।
तो टेम्परेरी हार्डनेस है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से नहीं होती, वो होती है क्लोराइड, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मे बी अदर हेवी मेटल आयंस। टेम्परेरी हार्डनेस जैसे आपने देखा था, इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाय मियर बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या होता है वहां पे, आपने अभी देखा है बाइकार्बोनेट्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट्स बनते हैं और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जबकि परमानेंट हार्डनेस को हम वाटर को बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते, इसको हम स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स लगाते हैं, जैसे कि जियोलाइट प्रोसेस है, लाइम सोडा प्रोसेस है, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड है। टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है और परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्डनेस को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हार्डनेस को हम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा क्यों है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है CaCO3 का वो 100 होता है और इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है, CaCO3 पानी में ना घुलने वाला सॉल्ट है, जिसको आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, जिसको पानी से अलग किया जा सकता है। हार्डनेस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्डनेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स इन मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, जो भी सॉल्ट्स हैं पानी में जो डिजोल्व हैं, उनको हम मिलीग्राम्स पर लीटर में यहाँ पे लेंगे, उनकी अमाउंट जितनी भी है, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। ये फॉर्मूला है हार्डनेस कैलकुलेट करने का। अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है? 50 होता है, तो इसको हम यहाँ पे 50 ले सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। जिस भी सॉल्ट का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे हम और उसके n फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, ये है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। किसी भी आयन का या किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते हैं कैलकुलेट करना किस तरीके से करते हैं, ये आपको याद हो सकता है, लेकिन n फैक्टर का मतलब क्या है? n फैक्टर का मतलब होता है कि उसमें जो हम कह सकते हैं कि उसकी कॉमन वैलेंसी क्या है। सॉल्ट में जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CaCl2 है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं इस सॉल्ट को डिसोसिएट करूँ तो क्या होगा, कैल्शियम के आयन बनेंगे और क्लोराइड के आयन्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेरे पास कैल्शियम है जिसके पास +2 चार्ज है, ठीक है, +2 चार्ज है यहाँ पे, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे 2 क्लोराइड के आयंस, 2Cl-। दिस इज हाउ दी सॉल्ट विल डिसोसिएट। अब मैं अगर कहूँ कॉमन फैक्टर इनका n फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे भी -1 करके प्लस करेंगे, अगर उसको -2 चार्ज हो जाएगा, यानी 2 कॉमन फैक्टर है इनका। n फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे मैं कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट को अगर 2 से डिवाइड करूंगी तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी आयन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन इफ आई टॉक अबाउट कैल्शियम आयन Ca+2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर है 2। तो कैल्शियम के मॉलिक्यूलर वेट को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। जैसे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है क्या होता है, 40 होता है, 40 को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आएगा, 20, यानी कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 20। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट हमेशा कितना होता है, फिक्स्ड है, 50 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा हार्डनेस के न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ऊपर हमेशा हम 50 ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखेंगे कई बुक्स में भी यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट लिया होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। तो उससे चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत आए, क्योंकि जो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका n फैक्टर 1 होता है, वहां पे हमें उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं, है ना। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इक्विवेलेंट वेट को ही कंसिडर करें। जब भी आप हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स करें, आप हमेशा इक्विवेलेंट वेट से ही करें, मॉलिक्यूलर वेट ना लें। उसमें
कई बार जब हमारे मोनोवेलेंट सॉल्ट्स होते हैं जिनमें एन फैक्टर 1 होता है, तो उनको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि हमें याद नहीं रहता, जिसकी वजह से आंसर्स हमारे गलत आते हैं। तो सिंपल एंड क्विक आंसर आपको चाहिए तो आप इक्विवेलेंट वेट कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, ये है हमारे हार्डनेस का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। और कहीं पे टोटल हार्डनेस अगर आपको निकालनी है तो दोनों के सम को हम टोटल हार्डनेस कहते हैं। टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्परेरी हार्डनेस एंड प्लस परमानेंट हार्डनेस। नाउ कम्स व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस और उनमें आपस में क्या रिलेशन है। यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाटर की जो हार्डनेस है वो बेसिकली 4 यूनिट्स में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। वन इज पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम्स पर लीटर, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। इनकी डेफिनेशन देखिए, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। मिलीग्राम्स पर लीटर को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस पर 1 लीटर ऑफ वाटर। इसी तरीके से डिग्री क्लार्क जो है, डिग्री क्लार्क को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड डिग्री फ्रेंच इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 105 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन है और आपस में कैसे रिलेटेड है ये चारों यूनिट्स, ये देखिए 1 मिलीग्राम्स पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm, दैट इज इन टर्न इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करीब करीब हर साल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे कुछ आपके लिए सैंपल्स लेके डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने हैं, सिर्फ डेटा आपका वेरी कर सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाटर सैंपल कंटेन्स 400 मिलीग्राम्स ऑफ CaSO4 पर लीटर, कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaSO3 इक्विवेलेंट्स। तो हार्डनेस का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा ही था, क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्ट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना है? सॉल्ट क्या है? CaSO4। अमाउंट कितना है? 400 मिलीग्राम्स। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट की जगह आप क्या लिखेंगे? 400 मिलीग्राम्स पर लीटर। हार्डनेस आपको कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है? ये 50 रहेगा, तो ये हमने 50 लिख लिया। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट मैंने आपको बताया था किस तरह से कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे CaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है? अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। CaSO4 का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट देखूं तो कितना हो जाएगा? देखिए, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। सल्फर का होता है 32। तो 40 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4। ये 4 है यहाँ पे, O4, इसलिए इसको इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो आएगा ये आपका कितना आएगा? 136। ठीक है, ये 136 आएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इसके एन फैक्टर से। तो एन फैक्टर कितना है इसमें? 2 है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। आप इसको अब देखेंगे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 68। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है CaSO4 का, ये कितना है? 68। तो यहाँ पे हमने 68 लिखा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ गया 295 मिलीग्राम्स पर लीटर, या हम कह सकते हैं 295 ppm। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, आपको हमेशा हार्डनेस जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स पर लीटर या ppm। जब तक आपसे ना कहा जाए कि आप डिग्री क्लार्क या डिग्री फ्रेंच में कैलकुलेट करो, आप हमेशा मिलीग्राम्स पर लीटर या ppm में ही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 डिसॉल्व पर लीटर गिव्स 84 ppm हार्डनेस। तो यहाँ पे आपको हार्डनेस गिवन है, आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो ये फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, हार्डनेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ MgCO3 इन मिलीग्राम्स पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCO3। ये आपको निकालना है, हार्डनेस आपको गिवन है। तो ये हो जाएगा, हार्डनेस कितनी है? 84। ठीक है, ये गलत किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट को हम ए से लिख लेते हैं, अमाउंट
इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना है, आप जानते ही हैं कितना है 50, और MgCO3 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हो जाएगा 42। आप कैलकुलेट करना जानते हैं अब इसको। रिक्वेस्ट वैसे मेरी ये है आपसे कि आप जो है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि सॉल्ट्स कॉमन है, वही सॉल्ट्स हैं बार बार जिनके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप इक्विवेलेंट वेट याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अमाउंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट हो जाएगी, दिस विल बी 84 इंटू 42 अपॉन 50, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा इन ppm या मिलीग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sample of water on analysis was found to contain the following impurities। यहाँ पे आपको salts given है, इनकी quantity given है मिलीग्राम्स पर लीटर में, और आपको यहाँ पे molecular weight भी दे रखा है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको molecular weight दिया हुआ हो, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आप equivalent weight याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। Calculate the temporary, permanent and total hardness of water on ppm, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। अब यहाँ पे काफी सारे सॉल्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हम वो टेबल बना के कर लेंगे, वो ज्यादा आसान तरीका रहेगा। देखिए इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट्स लिखे हुए हैं जो हमें गिवन है, जो हमें क्वांटिटी गिवन है वो हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हमने CaCO3 इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किया है। यानी वही जो हार्डनेस हम कैलकुलेट करते हैं वही फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए अमाउंट ऑफ, अगर मैं इसकी हार्डनेस निकालूं तो अमाउंट ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस कितना गिवन है, 4 मिलीग्राम्स पर लीटर गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो कि 50 है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि 81 होता है। तो यहाँ पे मैंने 2.47 मिलीग्राम्स पर लीटर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जरूरी नहीं है। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी हमने वही अपना हार्डनेस का फॉर्मूला लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन की है, या हम कह सकते हैं कि हमने हर सॉल्ट की हार्डनेस यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस को CaCO3 इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे CaCO3 इक्विवेलेंट्स लिखा हुआ है। तो हर सॉल्ट की हार्डनेस हमने यहाँ पे उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे निकालना है टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन से सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप देखो ये दोनों बाइकार्बोनेट्स हैं। हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो हैं वो किसकी वजह से, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। और जो हमारे बाकी सॉल्ट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो अगर मैं टेम्परेरी सॉल्ट्स की हार्डनेस को ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरी टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी ये टोटल। तो आप देख सकते हो टेम्परेरी हार्डनेस के मैंने ये ऐड कर दिया 2.47 और 4.11, ये आ गई मेरी 6.58 मिलीग्राम्स पर लीटर टेम्परेरी हार्डनेस। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क में तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमें रिलेशन पता है क्या है, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, दैट इज इन टर्न इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करते हुए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, मैं इन दोनों सॉल्ट्स को ऐड कर दूंगी, इनकी जो हार्डनेस कैलकुलेट करके आई है उसको मैं ऐड कर दूंगी, ये परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी परमानेंट हार्डनेस आ गई, दोनों सॉल्ट्स ऐड किए हमने, दिस इज दी परमानेंट हार्डनेस। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये कन्वर्ट कर रखा है। तो 6.58 ppm जो मेरी हार्डनेस आई थी, इसको अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगी, और 0.07 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 0.46 डिग्री क्लार्क यानी क्लार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली वही चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं डिग्री फ्रेंच या डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ml of water sample has a hardness equivalent of 12.5 ml of 0.08 normal MgSO4. What is its hardness in ppm? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हो डिफरेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में डेटा गिवन है, ठीक है। आपको वाटर सैंपल दे रखा है और आपको यहाँ पे दूसरी तरफ MgSO4 का सॉल्यूशन दे रखा है। वाटर सैंपल की आपको वॉल्यूम दे रखी है, ठीक, और नॉर्मेलिटी गिवन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो ये हमारा दूसरा है MgSO4 का जो सॉल्यूशन है, इसकी आपको नॉर्मेलिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे हार्डनेस पूछी है। अब देखिए हार्डनेस को जो फॉर्मूला है, हार्डनेस का फॉर्मूला हमारा क्या था, जो हम लिखते थे CaCO3 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यही फॉर्मूला था हमारा, अमाउंट ऑफ सॉल्ट
amount of salt into equivalent weight of CaCO3, इसका equivalent weight CaCO3 का, and divided by equivalent weight of salt. अब अगर मैं equivalent weight of salt यहां ना लिख के यहां लिखूं, equivalent weight of salt, amount of salt divided by equivalent weight of salt, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला किसका बन गया, अमाउंट ऑफ सॉल्ट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्ट जो है ये क्या हो गया, ये नॉर्मेलिटी के बराबर हो गया। सॉल्ट की नॉर्मेलिटी जो है वो क्या होगी, अगर मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सॉल्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, दिस इज नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो ये फॉर्मूला भी हमारा किस चीज का हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा हार्डनेस का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो डेटा प्रोवाइडेड है हमें, उसमें हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा। अब आप देखो यहाँ पे मुझे वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। वाटर सैंपल में ही तो सॉल्ट्स हैं, तो मुझे किसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, मुझे वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 मुझे कैलकुलेट करना है, वाटर सैंपल का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम मुझे दे रखी है 100 ml, MgSO4 की नॉर्मेलिटी हमें 0.08 दे रखी है, वॉल्यूम हमें 12.5 ml दे रखी है। तो नॉर्मेलिटी मेरी यहाँ से मिल गई मुझे 0.01। अब हार्डनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। नॉर्मेलिटी कितनी आई है 0.01, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है 50, तो ये आ गया हमारा 0.5 ppm। सो दिस इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल दैट इज एनालाइज्ड एज। इसमें भी सब सॉल्ट्स गिवन है, उनके अमाउंट्स गिवन है। तो आप देख सकते हैं ये भी न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरीके से किया है जो अभी हमने पीछे प्रोसेस यूज किया था। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सॉल्व करके देखिए आपका आंसर कितना आता है, यहाँ से आप इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 2017 में 2019 2020 22 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका न्यूमेरिकल भी पूछा गया है काफी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अब की बार एग्जाम के लिए। देखिए एस्टिमेशन जो करते हैं हम हार्डनेस का वाटर का, दैट इज डन बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA एज टाइट्रेंट एंड EBT एज इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम EDTA टाइट्रेंट की तरह से यूज करते हैं और EBT को एज इंडिकेटर यूज करते हैं, और जो टाइट्रेशन है वो कहलाती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। EDTA क्या है, आपका टेट्राप्रोटिक एसिड है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H4Y से। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। क्योंकि EDTA इनसॉल्युबल है वाटर में, तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका डाइसोडियम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, EDTA कैन फॉर्म 4 to 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद मेटल आयंस। तो ये मेटल आयंस के साथ में 4 से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। ये स्ट्रक्चर है EDTA का। नेक्स्ट देखिए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड फॉर्म्स कलरलेस स्टेबल सॉल्ट complexes with calcium and magnesium ions present in water at the pH 9 to 10। तो जब भी EDTA ऐसे वाटर के कांटेक्ट में आता है जिसका pH 9 to 10 है और उस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, तो क्या होता है, EDTA जो है वो इन सॉल्ट्स के साथ मिलके कलरलेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है जो कि कलरलेस होंगे और स्टेबल होंगे। वाटर की pH हम मेंटेन करके रखते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, 9 to 10 pH हम मेंटेन करके रखेंगे, किसके थ्रू, बफर सॉल्यूशन के थ्रू। ये हम बफर किस तरीके से बना सकते हैं, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, इसको हम मेंटेन करते हैं, बफर सॉल्यूशन की तरह से यूज करते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। और इसमें हम एरियोक्रोम ब्लैक टी को, जिसको ईबीटी से लिखा जाता है, इसको हम इंडिकेटर की तरह से यूज करते हैं। तो देखिए ये रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है प्रैक्टिकल के दौरान, ये रिएक्शंस होती है। अब आप देख सकते हो ये कैल्शियम आयंस हैं, कहाँ से मिले? ये हमें हार्ड वाटर में मिले। तो जब भी हम इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे, ऐसे हार्ड वाटर में हम इंडिकेटर मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम और ईबीटी यानी इंडिकेटर जो है वाटर में कैल्शियम और आयन के सॉल्ट्स जो हैं उनके साथ मिलके क्या बना देगा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जो कि स्टेबिलिटी उसकी कम है और उसका कलर कैसा होगा? वाइन रेड। तो जैसे ही आप हार्ड वाटर में इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे तो आपके वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? वाइन रेड कलर हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अगर यही हार्ड वाटर में हम ईडीटीए मिलाते हैं, ठीक है, हमने देख लिया कि अगर हम हार्ड वाटर में ईबीटी मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? वाइन रेड कलर डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर मैं हार्ड वाटर में डायरेक्टली ईडीटीए मिलाऊं तो क्या होगा? तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये कैसा होगा? कलरलेस होगा, यानी कि वाटर का कलर नहीं बदलेगा, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। और ये कैसा है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले बना था ईबीटी के साथ में, हार्ड वाटर में जब हमने ईबीटी मिलाया था तो हमारा वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है, जो कि जिसकी स्टेबिलिटी कम थी। अगर इसमें अब मैं ईडीटीए ऐड करूं तो क्या होगा? तो ईबीटी को रिलीज कर दिया जाएगा और ईबीटी की जगह ईडीटीए इसके साथ में जुड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी नया कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारा हो जाएगा ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स, जो कि कैसा है? कलरलेस है। और इसमें ईबीटी यानी एरियोक्रोम ब्लैक टी फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, जो कि कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। ईबीटी का जो अपना ओरिजिनल कलर है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। तो यहाँ पे वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, अब आप देखो किस तरीके से हम इसे करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को। कैसे प्रिपेयर करेंगे? 1 मिलीग्राम CaCO3 1 ml वाटर में डिसॉल्व करके हम अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। दूसरा स्टेप है हम ईडीटीए का जो सॉल्यूशन है उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे? हम अपना हार्ड वाटर जो है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हमने अभी प्रिपेयर किया है, उसको पिपेट आउट कर लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क में। कितनी अमाउंट लेंगे? 50 ml। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? 10 से 15 ml बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, जिससे कि हमारा वाटर का पीएच मेंटेन हो जाए। और उसमें हम 4 से 5 ड्रॉप्स ईबीटी इंडिकेटर के मिलाएंगे। जैसे ही हम ये ईबीटी इंडिकेटर मिला रहे हैं पानी के अंदर तो क्या होगा? वाइन रेड कलर सॉल्यूशन में डेवलप हो जाएगा। फिर हम उसकी टाइट्रेशन करेंगे। एडीटीए सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे ब्यूरिट के थ्रू। जब कब तक ऐड करेंगे? जब तक कि वाइन रेड कलर जो डेवलप हुआ था वो ब्लू कलर में चेंज नहीं हो जाता। तो रिएक्शन अभी आपने देखी थी पहले क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या लिया था? हार्ड वाटर लिया था। हार्ड वाटर में हमने क्या ऐड करा? अपना इंडिकेटर ईबीटी ऐड करा। तो कैसा कलर डेवलप हो गया? वाइन रेड कलर डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि ईबीटी ने कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ में मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जिसका वाइन रेड कलर है। उसके बाद हमने क्या किया? इसकी टाइट्रेशन की। किससे की? ईडीटीए से की। अब क्या होगा? ईडीटीए ईबीटी को रिप्लेस कर देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में। अब ईबीटी को हटा के ईडीटीए जुड़ जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ईडीटीए का, जो कि कैसा है? कलरलेस है। और ईबीटी कहाँ जाएगा? ईबीटी रिलीज हो जाएगा फ्री फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि ईबीटी का अपना कलर ब्लू होता है, इसलिए अब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? वाइन रेड से चेंज होके ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा। ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि हमारी जो यहाँ पे वॉल्यूम यूज हुई है हमारे ईडीटीए सॉल्यूशन की वो है V1 ml। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइट्रेशन करेंगे अपने अननोन हार्ड वाटर सैंपल की। ठीक है, ये हमने किया था किसका? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की, जो हमने बनाया था। इसी तरीके से हम करेंगे अननोन हार्ड वाटर सैंपल की, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। और इसकी जो भी वॉल्यूम यूज हुई है उसको हम V2 मान लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम करेंगे बॉइल्ड हार्ड वाटर की, बॉइल्ड सैंपल की। अपना जो हमारा सैंपल है पानी का उसे हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है, बॉईल करने के बाद में जो हमारा वाटर आएगा उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट बनने के बाद में हम क्या करेंगे? वाटर को फिल्टर कर लेंगे।
ठीक है, उसमें से इस प्रेसिपिटेट को अलग कर लेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद में जो हमें वाटर मिलेगा उसकी फिर हम टाइट्रेशन करेंगे, जैसे पहले की थी हमने, ठीक उसी तरीके से। और यहाँ पे जो वॉल्यूम यूज होगी EDTA की लेटेस्ट से वो V3 ml है। ठीक है, तो हमने 3 बार टाइट्रेशन किए हैं, एक बार स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से किए हैं, एक बार अननोन सैंपल यानी सैंपल से की है, अननोन हार्ड वाटर से, और तीसरी बार जो हमने टाइट्रेशन की है वो की हमने बॉइल्ड वाटर सैंपल से। बॉइल्ड वाटर में आप क्या देखेंगे, बॉइल्ड वाटर में किस तरीके की हार्डनेस पाई जाएगी, परमानेंट हार्डनेस पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे अब इसके, ये देखिए कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिया था, 50 ml, उसमें कितनी वॉल्यूम EDTA की यूज हुई, V1 ml यूज हुई। ठीक है, तो हम क्योंकि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में हमने क्या डिजोल्व किया था, CaCO3, 1 ml में 1 ml में हमने 1 ml CaCO3 डिजोल्व किया था, तो यानी 50 ml में कितना डिजोल्व करेंगे, 50 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। तो हम कह सकते हैं कि 50 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 वो कितना EDTA कंज्यूम करता है, V1 ml ऑफ EDTA। ठीक है, हमने सिर्फ क्या है, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की जगह हमने यहाँ पे अपना 50 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 लिख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब देखिए V1 ml जो है उसके अंदर है 50 milligrams of CaCO3. V1 ml of EDTA is used by 50 milligrams of CaCO3. तो 1 ml EDTA कितने का होगा, 50 upon V1। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लीजिए, V1 ml of EDTA is equal to 50 milligrams of CaCO3. 1 ml of EDTA will be equal to 50 upon V1 milligrams of CaCO3. राइट, इसी तरीके से जो हमारा गिवन हार्ड वाटर है यानी अननोन हार्ड वाटर जो है हमारा सैंपल हार्ड वाटर है, उसके लिए हमारी कितनी वॉल्यूम यूज हुई थी, V2 ml ऑफ EDTA। अब जितना भी हर बार हम क्या करेंगे, हर बार हम अपनी इससे 50 अपॉन V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें हार्डनेस किसकी टर्म्स में निकालनी है, हम CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टैंडर्डाइज किया है इसको, EDTA को स्टैंडर्डाइज कर लिया है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करने के बाद में जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे अब उसको हम इस स्टैंडर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे V2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 50 अपॉन V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। राइट, अब हमें कैलकुलेट करना है PPM में, है ना। तो यानी कि हर बार हम कैलकुलेशंस जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, 1 लीटर के लिए करेंगे या 1000 ml के लिए करेंगे। तो 50 ml के लिए है V2 इंटू 50 अपॉन V1, 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा या 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 V2 अपॉन V1। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V2 इंटू 50 अपॉन V1 इंटू 1 अपॉन 1000, इसी तरीके से तो हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया हमारा 1000 V2 अपॉन V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी होगी, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाएगी हमारी 1000 V2 अपॉन V1, यानी यही जो है हमारी ये कितनी हो जाएगी, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस है। ठीक है, अब हम लेते हैं बॉइल्ड वाटर सैंपल। बॉइल्ड वाटर सैंपल के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न है जो अभी हमने किया है। 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल कितना वॉल्यूम ले रहा है, V3 ml ले रहा है, V3 इंटू 50 अपॉन V1, 50 अपॉन V1 यानी कि वही स्टैंडर्डाइज कर लिया हमने इसको, मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, 1 लीटर यानी कि 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, 1000 V3 अपॉन V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है ना। 1000 ml जब हम करेंगे तो ये 1000 ml हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये तो हमारे पास था ही V3 इंटू 50 अपॉन V1, यहाँ पे लिख लेते हैं V3 इंटू 50 अपॉन V1, ये हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, अब अगर मैं 1000 ml के लिए कैलकुलेट कर, तो 1000 ml के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये था हमारा 50 ml के लिए। ठीक है, 1 ml के लिए कितना होगा, 1 ml के लिए इंटू 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। ठीक है, और 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 1000 करेंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ से 50 से 50 कट गया,
50 से 50 कट गया तो क्या बचा मेरे पास, V3 अपॉन V1 इंटू 1000, वही हमने यहाँ पे किया 1000 V3 अपॉन V1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन शो ना करके हमने डायरेक्टली वैल्यू पुटअप की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये आ गया हमारा 1000 V3 अपॉन V1। अब देखिए ये मेरी टोटल हार्डनेस थी, बॉईल करने के बाद में जो हार्डनेस आती है वो क्या आती है, परमानेंट हार्डनेस आती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस अब हम निकाल सकते हैं, टोटल में से परमानेंट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी टेम्परेरी हार्डनेस, यानी 1000 V2 माइनस V3 अपॉन V1, ये आ जाएगी हमारी टेम्परेरी हार्डनेस। अब इसको एक बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में ले लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स मैंने लिख के दे रखे हैं यहाँ पे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह सब लिखे हुए हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमने किया है 1 ml ऑफ EDTA जो है, अगर हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, सबसे पहले स्टेप है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना CaCO3 है। तो 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ये फॉर्मूला है, ये आपको सबसे पहला स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप जो होगा आपका, उसमें आप टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे 1000 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर के लिए। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड बाय हार्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा, जो आपका ये पूरा था पहला स्टेप का, जो भी कुछ आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके वो आप पूरा यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000। एंड थर्ड स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं आप परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस के लिए भी आपका क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड बाय बॉइल्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय अगेन जो भी आपकी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन आई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000। एंड लास्टली यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेरी हार्डनेस, दैट इज टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो ये 4 स्टेप्स करके आप EDTA के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.28 grams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made to 1 liter with distilled water. 100 ml of the above solution required 28 ml of EDTA solution in titration. 100 ml of hard water sample required 35 ml of same EDTA solution on titration. After boiling 100 ml of water, cooling, filtering and then titration required 10 ml of EDTA solution. Calculate temporary, permanent and total hardness. सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू CaCO3 इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना CaCO3 है, वो मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब आप देखो ये आपको कहाँ से मिलेगा, पहली लाइन देखो न्यूमेरिकल की, 0.28 grams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made to 1 liter with distilled water. 1 लीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो है उसमें मुझे कितना CaCO3 दे रखा है, 0.28 ग्राम CaCO3 दे रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे मिलीग्राम्स की टर्म्स में चाहिए। तो मैं इसको, क्योंकि ये 1 लीटर है, ये 0.28 ग्राम्स है, तो इसको मैं ml में और इसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, 1 लीटर को 1 मिलीलीटर लिख लिया और यहाँ पे 0.28 ग्राम्स को 0.28 मिलीग्राम्स लिख लिया। दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों को मिली टर्म्स में कन्वर्ट किया है। तो वॉल्यूम मुझे मिल गई, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो वॉल्यूम कितनी है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की, वॉल्यूम आप देखिए कितनी है, 100 ml। 100 ml ऑफ द अबव सॉल्यूशन कितनी है, 100 ml, तो वॉल्यूम कितनी है 100 ml। ठीक है, उसमें कितना EDTA यूटिलाइज हुआ है, 28 ml EDTA यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पे हमने 100/28 लिख लिया। और ये कितना है CaCO3 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में, ये हमने अभी ऊपर देखा है 0.28 है, तो यहाँ पे 0.28 लिख लिया, यानी कि ये आ गया मेरा 1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। तो ये हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया है EDTA का। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल हार्डनेस फॉर 1000 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर। इसके लिए आगे पढ़ते हैं। 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 35 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन ऑन टाइट्रेशन। ये डेटा मेरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा।
आप देखो इसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड बाय हार्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू CaCO3 इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ये तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो डेटा है ये तो क्या है, ये है इनटू 1000। तो यहाँ पे मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ EDTA हमारी कितनी यूटिलाइज हुई है हार्ड वाटर के लिए, कितनी यूटिलाइज हुई है, 35 ml यूटिलाइज हुई है। वॉल्यूम कितनी है हार्ड वाटर की, 100 ml मेरी वॉल्यूम है। और यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ये 1 मिलीग्राम मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इनटू 1000। तो ये सारा हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये हमने पुटअप कर ली वैल्यूज और ये आ गया हमारा 350 ppm। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे परमानेंट हार्डनेस। इसके लिए भी फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे EDTA कितना यूटिलाइज किया बॉइल्ड वाटर सैंपल ने अपॉन वॉल्यूम जो है बॉइल्ड वाटर सैंपल की मल्टीप्लाइड बाय अगेन दिस इज सेम थिंग दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन फर्स्ट स्टेप इनटू 1000। तो ये डेटा आपको फिर से क्वेश्चन से उठाना है। क्वेश्चन में देखिए बॉइल्ड वाटर के लिए हमें दे रखा है आफ्टर बॉइलिंग 100 ml ऑफ वाटर, तो बॉइल्ड वाटर सैंपल कितना है 100 ml है। फिल्ट्रेशन की उसकी टाइट्रेशन की कितना EDTA यूटिलाइज हुआ 10 ml, 10 ml EDTA यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पे हम अगेन अपना डेटा रखते हैं। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना यूटिलाइज हुआ है 10 ml, कितना है बॉइल्ड वाटर सैंपल 100 ml, ये कितना कैलकुलेट करके आया था फर्स्ट स्टेप में 1 इंटू 1000, तो ये मेरा आ गया 100 ppm। टोटल हार्डनेस आ गई मेरे पास, परमानेंट हार्डनेस आ गई, टेम्परेरी हार्डनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 350 माइनस 100, ये आ गया आपका 250 ppm। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहली बार जब इसको देखेंगे थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी जो लैंग्वेज है वो भी यही आती है। एग्जाम में आप देखेंगे सिर्फ डेटा वेरी करेगा, अदरवाइज सारा कुछ जो लैंग्वेज है वो सेम होगी। तो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, अभी आप अपने आप से करके देखेंगे। 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप खुद से सॉल्व करके देखिए और सॉल्व करने के बाद आंसर आपको यहाँ पे गिवन है, आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलाइनिटी ऑफ अ वाटर सैंपल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो इसमें आपके 3 चीजें अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की हैं। एक तो CaCO3 की टर्म्स में हम हार्डनेस क्यों डिफाइन करते हैं, उसकी हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उनकी आपस में रिलेशन क्या है और हार्डनेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, हम हार्डनेस वाटर की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग EDTA, दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलाइनिटी ऑफ वाटर सैंपल। इसमें देखिए सबसे पहले एल्कलाइनिटी का मतलब क्या होता है और एल्कलाइनिटी वाटर में क्यों होती है। एल्कलाइनिटी का मतलब होता है हमारे वाटर में वो कंटेंट, टोटल कंटेंट ऑफ दो सब्सटेंसेस इन वाटर which causes an increased OH minus ion concentration upon dissociation या hydrolysis। ठीक है, पानी में जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से, जिनके डिसोसिएशन की वजह से OH माइनस पानी में रिलीज होता है या OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं वाटर की एल्कलाइनिटी। एल्कलाइनिटी वाटर में किसकी वजह से होती है, वो 3 आयंस की वजह से होती है, हाइड्रोक्साइड आयंस, कार्बोनेट आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये तीनों आयंस इंडिविजुअली भी वाटर में प्रेजेंट रह सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस कौन कौन से पॉसिबल हैं, OH और CO3 एक साथ रह सकते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स टुगेदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी टुगेदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोक्साइड्स और बाइकार्बोनेट इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों अगर पानी में साथ साथ हैं, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या बनेगा, कार्बोनेट आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि तीनों आयंस इकट्ठे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तीनों आयंस कौन कौन से, हाइड्रोक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स, तीनों इकट्ठे भी यानी कि इंडिविजुअली भी तीनों एक साथ पानी में प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली आपस में रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देंगे।
ठीक है। अब हम इनको एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, पानी में अल्कलाइनिटी जो है उसका एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं? दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिड यूजिंग फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। डिटर्मिनेशन जो है वो किसके कौन सी रिएक्शंस हैं जिनसे हम शो करते हैं अल्कलाइनिटी की रिएक्शंस? आप देख सकते हो इसमें हम स्टैंडर्ड एसिड को यूज कर रहे हैं टाइट्रेंट की तरह से, है ना, यानी कि इससे हम टाइट्रेशन करते हैं एल्कलाइन वाटर की। तो जब भी हम एल्कलाइन वाटर में एसिड ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं? H+ आयंस ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर हमारे क्या क्या आयंस थे? हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ हम देखेंगे जब बाइकार्बोनेट आयंस हैं और उनमें H+ आयंस मिलते हैं तो क्या बनता है? उससे बनता है वाटर। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। यहाँ पे पीएच कितना होगा? 8.3। कार्बोनेट आयंस जो हैं वो अगर H+ आयंस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन होती है। ये भी कितने पीएच पे हो जाती है? ये भी 8.3 पीएच पे हो जाती है। आगे देखिए, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनके साथ अगर H+ आयंस रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? CO2 और वाटर बनता है। ये कितने पीएच पे होती है रिएक्शन? ये होती है 4.5 पीएच पे, यानी कि ऊपर की जो दो रिएक्शंस हैं ये तो 8.3 पीएच पे होती है। आप देख सकते हो एल्कलाइन, जब भी हमारा वाटर सैंपल एल्कलाइन है तो ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारा वाटर जो है वो थोड़ा एसिडिक टेंडेंसी लिए हुआ है, यानी उसकी पीएच जो है वो कैसी होनी चाहिए? 4.5 पीएच होनी चाहिए जब ये रिएक्शन पॉसिबल हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये फिनोल्फथलीन कवर कर लेता है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो है वो इन दोनों रिएक्शंस को कवर कर लेता है, क्योंकि फिनोल्फथलीन जो है वो इन पीएच पे कलर देता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एल्कलाइन मीडियम में जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है वो पिंक कलर देता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो ये दोनों रिएक्शन फिनोल्फथलीन कवर कर लेगा, लेकिन जैसे ही हमारा वाटर जो है उसकी पीएच कम हो जाएगी, यानी एसिडिक टेंडेंसी हो जाएगी, तो फिनोल्फथलीन ये रिएक्शन नहीं दिखा पाता। इसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं फिर मिथाइल ऑरेंज। तो ये जो टाइट्रेशन है इसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं। दो इंडिकेटर्स क्यों यूज करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। वाटर सैंपल हम लेते हैं और उसकी टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड एसिड से। कब तक करते हैं? फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट से करते हैं, जो कि रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन की कंप्लीशन को मार्क करता है। उसके बाद में उसी सैंपल में हम आगे ऐड कर लेते हैं अपना मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यहाँ तक फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट जो हमारा आया है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है हमारे हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस को। ठीक है, जो भी एसिड हमारा फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट तक यूटिलाइज हुआ है वो क्या दिखाता है? वो कॉरेस्पॉन्ड करता है हमारे हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस को। इसके बाद में जब हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं, ऑन द अदर हैंड टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एसिड टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, वो क्या मार्क करता है? दैट शोज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन। जो तीनों रिएक्शन हमने अभी ऊपर देखी हैं, तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट जो है वो हमें दिखाता है कि हमारी तीनों रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ एसिड जो हमारा यूटिलाइज हुआ है, या टोटल एल्कलाइनिटी जो हमारी आएगी, वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट को दोनों को ऐड करके। ठीक है, क्योंकि फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट जब हमारा आता है तो वो आता है हाइड्रोक्साइड आयंस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं, हाफ ऑफ कार्बोनेट आयंस न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? बाइकार्बोनेट में। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट जो है वो किसको दिखाता है? वो इन तीनों की कंप्लीशन को, यानी ये तीनों पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ये दिखाता है। प्रोसीजर देखिए, पहला है फिनोल्फथलीन एल्कलाइनिटी। इसके लिए हम अपना प्रैक्टिकल जो है वो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम 20 ml वाटर सैंपल लेते हैं, अपने कोनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट कर लेते हैं, उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के डालेंगे, जिसकी वजह से कलर हमारा कैसा डेवलप हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा वाटर का, क्योंकि हमारा वाटर का नेचर कैसा है? एल्कलाइन है। उसको हम रिंस कर लेंगे
ब्यूरेट को अपनी, और ब्यूरेट को रिंस करने के बाद में उसमें अपना स्टैंडर्ड एसिड फिल कर लेंगे। N/10 नॉर्मेलिटी का स्टैंडर्ड एसिड लेंगे हम ब्यूरेट में। फिर जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में वाटर सैंपल लिया हुआ है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना स्टैंडर्ड एसिड ऐड करना शुरू करेंगे। कब तक ऐड करना है? जब तक कि पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए। जैसे ही ये पिंक कलर डिसअपियर होता है वो आपका फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट है। तब हम अपनी ब्यूरेट की रीडिंग्स नोट कर लेंगे, और यही जो प्रैक्टिकल है ये हम रिपीट करेंगे कंकॉर्डेंट रीडिंग्स जब तक हमारी नहीं आ जाती, यानी एक के बाद एक हमारी 2-3 रीडिंग सेम नहीं आ जाती। इसके बाद में हम अपना फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे और फिनोल्फ्थलीन एल्कलाइनिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है? फिनोल्फ्थलीन एल्कलाइनिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड, कितना एसिड यूज हुआ है हमारा, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू 50 इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो 1000 हमने यहाँ पे लिया है ये पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए लिया है, ठीक है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट हम अपना कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमने अपना 20 ml वाटर सैंपल लिया हुआ था जो हमने फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक किया है, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हम आगे ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो वाटर सैंपल है उसका कलर हो जाएगा येलोइश ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद में हम उसकी टाइट्रेशन करेंगे उसी एसिड से N/10 HCl से, और जब तक कि हमारा कलर ऑरेंज रेड में चेंज ना हो जाए। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट है। अगेन हम अपनी रीडिंग्स नोट कर लेंगे और ये भी रिपीट करेंगे कब तक, जबकि 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स हमारी नहीं आ जाती। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी टोटल एल्कलाइनिटी। इसके लिए हम V2 यानी कि हमारा जो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है एसिड का इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू 50 इनटू 1000 अपॉन 20। 1000 अगेन पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए लिया गया है। 50 जो है ये यहाँ पे CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट है, और 20 क्या था हमारा, 20 हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल जो हमने लिया है। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्कलाइनिटी ड्यू टू वेरियस एनायंस, ये टेबल आपको याद रखनी है, इससे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। Type and amount of alkalinities are calculated from the relation between values of P and M। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि alkalinity जो है वो किस तरीके की है, मतलब वो हम देखेंगे, और यहाँ पे हम इससे जज कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, कितने हैं। अगर हमारी फिनोल्फ्थलीन जो एल्कलाइनिटी है यानी P की वैल्यू 0 है, अभी हमने P और M ऊपर कैलकुलेट किए हैं, अगर P की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपके वाटर सैंपल में सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस हैं, और उनकी अमाउंट कितनी होगी, उनकी अमाउंट होगी जो भी M कैलकुलेशन करके आया है। मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पे जो M आया था आपका, वो आपकी क्वांटिटी होगी HCO3 माइनस की। अगर P की वैल्यू हाफ M के बराबर है तो पानी के अंदर OH माइनस आयंस प्रेजेंट नहीं है, ना ही HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, और उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ P। इसी तरीके से अगर P M के बराबर है, P इज इक्वल टू M, तो उस केस में सिर्फ वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है, एंड दैट विल बी इक्वल टू P, अमाउंट ऑफ P। अगर P जो है वो हाफ M से भी कम है तो उस केस में हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर के अंदर नहीं है, कार्बोनेट आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस हैं। कार्बोनेट आयंस विल बी इक्वल टू 2P एंड बाइकार्बोनेट आयंस विल बी इक्वल टू M माइनस 2P। और लास्ट में अगर P की वैल्यू ग्रेटर है हाफ M से तो उस केस में बाइकार्बोनेट आयंस वाटर के अंदर नहीं है, आपके हाइड्रोक्साइड आयंस और कार्बोनेट आयंस हैं, और उनकी क्वांटिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं। आपसे मैंने अभी बताया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, ठीक है, एक से ही आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करने हैं। नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। अ सैंपल ऑफ वाटर वाज एल्कलाइन टू बोथ फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। 100 ml of this water sample requires 6 ml of 50 by N/50 HCl for phenolphthalein endpoint and 10 ml of acid to methyl orange endpoint. Determine the type and extent of alkalinity present. तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम N1V1 is equal to N2V2 फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाटर सैंपल दे रखा है जिसकी की वॉल्यूम गिवन है, लेकिन वाटर सैंपल की एल्कलाइनिटी नॉर्मेलिटी आपको गिवन नहीं है,
ठीक है। लेकिन एसिड जो है इसकी आपकी वॉल्यूम भी गिवन है और आपको नॉर्मेलिटी भी गिवन है। तो सबसे पहले हम वाटर सैंपल और एसिड इस तरीके से हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लेंगे। एक तरफ वाटर है, एक तरफ एसिड है। वाटर की नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। 100 ml हमें वॉल्यूम गिवन है। जो एसिड है उसकी आपकी नॉर्मेलिटी गिवन है 1/50 यानी N/50 गिवन है। वॉल्यूम आपको 6 ml गिवन है। तो यहाँ से मुझे वाटर की नॉर्मेलिटी पता चल गई, ये है 0.0012 नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से आप पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिनोल्फथालीन एल्कलाइनिटी फॉर्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा था, उसमें हम सारी चीजें अपनी रख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, सारी चीजें हम हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें कितनी दे रखी है, 6 ml है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आपको गिवन है 1/50, ठीक है, इंटू 50 इंटू 1000, ये हमने लिख लिया, इंटू 50 इंटू 1000। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमेरिकल जो हम ये फॉर्मूला जो है उसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर रही हूँ। और ये नीचे है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल आपका कितना गिवन है, वाटर सैंपल है आपका 100 ml। तो ये मैंने नीचे यहाँ पे 100 ml लिख लिया, ठीक है। और आप देखिए यहाँ से 50 से 50 कट गया, ठीक है, 50 से 50 कट गया आपका। या फिर आप कह सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट अप ना करके, ये पुट अप हम नहीं करते वैल्यूज, ठीक है, इसके हिसाब से ही चलते हैं। आप देखिए ये जो पूरा है वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये जो चीज है ये है नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यही है ये, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे NW लिखा है इंटू 50 इंटू 1000, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये कितनी है, 0.0012 है। तो ये हो जाएगा 0.0012 इंटू 50 इंटू 1000। ये देखिए 0.0012 इंटू 50 इंटू 1000, ये आ गया आपका 60 ppm, ठीक है। तो 100 ml ऑफ वाटर अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट इज इक्वल टू 10 ml ऑफ एसिड। ये अब हमने क्या किया है, ये मिथाइल ऑरेंज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एम की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अभी हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट करी है, एग्जैक्टली वैसे ही हम एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वही फॉर्मूला है देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है डेटा। ये मेरी NW जो आई है वो कितनी आई है, 0.002 नॉर्मल। जैसे हमने P कैलकुलेट किया है ठीक वैसे ही हम M कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला होगा हमारा। तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर इंटू 50 इंटू 1000, ये आ गया हमारा 100 ppm, ठीक है। अब मेरे पास P की वैल्यू भी है, मेरे पास M की वैल्यू भी है। नाउ आई विल सी P और M में आपस में किस तरीके का रिलेशन हम बना पा रहे हैं। P की वैल्यू 10 है, M की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ M, ठीक है, ये आया हमारा। तो इस केस में क्या था, अगर आप वो चार्ट आपको याद है, टेबल याद है, तो इस केस में वाटर में सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयंस और कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोक्साइड आयंस कितने होंगे, 2p माइनस एम होंगे। तो p की वैल्यू मेरे पास है, m की वैल्यू मेरे पास है, दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी, मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट आ जाएगी 20 ppm। इसी तरीके से कार्बोनेट आयंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 2m माइनस पी। ये मुझे कहाँ से मिले हैं, ये मुझे उस टेबल से मिले हैं। देखिए ये जो टेबल अभी हमने ऊपर देखी थी, ये वाली टेबल, यहां से मैंने ये उठाया क्योंकि मेरा रिलेशन क्या आया है, मेरा ये आया है ये वाला केस आया है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयंस है, कितने हैं, वो ये है। ये फॉर्मूला मुझे याद होने चाहिए, ये टेबल मुझे याद होनी चाहिए, तभी हम एल्कलाइनिटी के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखो कार्बोनेट जो है वो कितना है, 2m माइनस पी, एम और पी की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, ये मेरी आ गई 80। सो दिस इज दी
अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। टोटल अगर आपसे कोई पूछता है कितनी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपकी टोटल एल्कलाइनिटी आ जाएगी। दिस इज हाउ वी डू दी न्यूमेरिकल्स ऑफ alkalinity. So this is all for your first unit. आप न्यूमेरिकल्स यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन से टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स हैं। एक है कि CaCO3 की टर्म्स में हम हार्डनेस कैलकुलेट क्यों करते हैं, हार्डनेस की यूनिट्स क्या हैं, उनकी आपस में रिलेशंस क्या हैं, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हार्डनेस के न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका EDTA वाला, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्कलाइनिटी वाला और उसके न्यूमेरिकल्स। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप 4-5 न्यूमेरिकल्स अगर दोनों के कर लेते हैं, देन यू विल नॉट टेक even 5 minutes during your exams. So that's all for first unit. Best of luck for your exams. Thank you.